चलिए अनुस्वार अनुनासिक और अनुस्वार पे बात करते हैं आज हम। ठीक है, तो आपने पहले भी पढ़ा है ये अनुस्वार और अनुनासिक, पढ़ा है किसी ने? यस सर। क्या होता है, कोई बताएगा? क्या कहा जाता है वर्णमाला में अनुनासिक और अनुस्वार को? देखिए ये दोनों क्या है, अयोगवाह है ना। इनको वर्णमाला में अयोगवाह के नाम से जाना जाता है, अनुनासिक और अनुस्वार। तो हम दोनों पे बात करेंगे क्रमशः। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अनुनासिक पर। अनुनासिक किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा आप, अच्छा स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? यस सर। है ना, ये इसलिए है ताकि आपको बुक्स इधर उधर ना देखनी पड़े और दिखाई दे आपको सामने क्या चल रहा है। तो अनुनासिक की परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। इनका चिन्ह चंद्र बिंदु, ठीक है, जिसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं, वही क्या है, अनुनासिक है। दो शब्दों को मिलाकर बना है ये अनु प्लस नासिक। नासिक अर्थात नासिका, नाक, जो नाक से बोला जाए सर। जिसमें मुख के साथ साथ नाक से भी दोनों से उच्चारण हो। जैसे हम बोलते हैं चांद, तो जब हम चांद बोलते हैं तो वायु जो है, हवा जो है, वो मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। तो अनुनासिक के प्रयोग में मुख और नाक दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए इसको अनुनासिक कहा जाता है। ठीक है, यस सर। ओके सर। अब इसका प्रयोग जिस प्रकार अनुनासिक की परिभाषा में बताया गया है कि जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। और इन्हीं स्वरों को लिखते समय इनके ऊपर अनुनासिक के चिन्ह चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह ध्वनि अनुनासिक वास्तव में स्वरों का गुण होती है। अ, आ, उ तथा री स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है, जैसे कुआं, चांद, अंधेरा आदि। तो ये स्वरों का गुण है, क्योंकि देखो जो ये अयोग वाह है, इनको ना तो हम स्वर मानते और ना ही हम इनको व्यंजन मानते, क्योंकि इस इनमें जो है दोनों के गुण पाए जाते हैं। आगे बताऊंगा मैं दोनों में क्या अंतर है, कौन सा स्वर है और कौन सा व्यंजन है। एक को हम स्वर मानते हैं, एक को व्यंजन मानते हैं। अनुनासिक को हमने स्वर माना है, ठीक है। और जब हम अनुस्वार की बात करेंगे तब बताऊंगा उसको व्यंजन क्यों माना गया है। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग होता है वो मुख और नाक दोनों से किया जाता है, और जहां भी हमें इसका प्रयोग करना होता है हम चंद्र बिंदु के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार। अब कई बार ऐसा नहीं होता है कि जो हम बिंदु देखते हैं ना, जो अनुस्वार देखते हैं, कई बार अनुस्वार के साथ साथ वो अनुनासिक भी होता है। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों होता है आखिर भाई, आखिर ऐसा क्यों है कि अनुनासिक की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग हो गया? अब देखने में तो पता नहीं चलता है, लेकिन वहां पर अनुनासिक का ही प्रयोग हो रहा होता है। जैसे इसमें लिखा है कि अनुनासिक के प्रयोग में आपने देखा कि अनुनासिक स्वरों का गुण होता है। अ, आ, उ तथा री स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है। यहाँ आपके मन में एक संदेह उत्पन्न हो सकता है कि स्वरों में तो ई, ए, आई, ओ और औ भी आते हैं, तो अनुनासिक इन स्वरों वाले शब्दों में क्यों प्रयुक्त नहीं होता? इसका एक कारण है, वह यह है कि जिन स्वरों में शिरोरेखा शब्द के ऊपर खींची जाने वाली लाइन, उसको क्या कहा जाता है, शिरोरेखा, के ऊपर मात्रा चिन्ह आते हैं। ठीक है, शिरोरेखा कहते हैं जो हम लाइन खींचते हैं ना ऊपर, वो शिरोरेखा कहलाती है। वहां अनुनासिक के लिए जगह की कमी के कारण अनुस्वार बिंदु लगाया जाता है। कई बार क्या होता है कि ऊपर जब मात्रा दूसरी लगी होती है तो चंद्र बिंदु लगाने में स्पेस जो है वो कम पड़ जाता है। वहां पर दोनों चीजें भाई, माना ओ की मात्रा लगी है, ई की मात्रा लगी है ना, वहां पर क्या होगा,
जैसे इन्होंने बताया ना, आप देखो ऊपर यहाँ आप एक प्रॉब्लम आ रही होगी आपको कि यहाँ ये चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी ना, अ आ उ और री, और इसके साथ ये इन्होंने फिर इसके सामने ये अलग अलग क्यों किया इन दोनों को, जबकि स्वर दोनों हैं। देखिए इन्होंने कहा कि अ आ उ और री, ये जो 5 स्वर हैं, अब इनकी मात्रा देखो आप कहाँ लगती है, शिरोरेखा के ऊपर इनकी मात्रा नहीं लगती, इसीलिए चंद्र बिंदु जहां भी ये आते हैं चंद्र बिंदु वहां लगता है ना। अनुनासिक का प्रयोग वही होता है, क्योंकि इनकी जो मात्रा है वो कहाँ लगती है, या तो जैसे आ की मात्रा है तो किसी भी वर्ण के बिल्कुल पीछे लगती है, ऊ की या री की मात्रा कहाँ लगती है, बिल्कुल उसके पैरों में, किसी भी वर्ण के नीचे लगती है। इसलिए जहां भी ये स्वर आएंगे वहां अनुनासिक का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन जब आप बात करते हैं ई ए ओ और औ की, इनकी मात्रा लगती है ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर, है ना। जब आप इनकी मात्रा के साथ में चंद्र बिंदु लगाने की कोशिश करेंगे, अनुनासिक लगाने की कोशिश करेंगे, तो वहां स्पेस जो है वो कम पड़ जाएगा। इसलिए जहां भी इनकी मात्रा आती है, ई की मात्रा हो कोई सी भी, ए की मात्रा हो या उ की मात्रा हो, वहां पर चंद्र बिंदु के स्थान पर क्या लग जाता है, केवल एक बिंदु लग जाता है। अनुनासिक के स्थान पर क्या लग जाता है, केवल अनुस्वार, वहां केवल अनुस्वार का प्रयोग हम कर लेते हैं। क्लियर है, समझ में आई यहाँ बात ये? यस सर। है ना। ये देखो थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि आपने इससे पहले ये बातें नहीं पढ़ी होंगी। जहां भी अ आ उ या री, ये जो 5 स्वर हैं इनकी मात्राएं जहां लगी होंगी, क्योंकि इनकी मात्रा कहाँ लगती है, या तो किसी भी वर्ण के पीछे लगती है या किसी वर्ण के नीचे लगती है ना। इसलिए ऊपर जो है चंद्र बिंदु के लिए स्थान रह जाता है, अनुनासिक के लिए स्थान रह जाता है, तो हम पूरा पूरा अनुस्वार वहां लगा देते, अनुनासिक लगा देते हैं। लेकिन जहां भी ई ए आई ओ और औ इनकी मात्रा लग जाती है, इनकी मात्रा लगते ही क्या होता है कि ऊपर जो है शिरोरेखा के ऊपर स्पेस कम रह जाता है, वहां हम अनुनासिक जो चंद्र बिंदु है उसको पूरा नहीं लिख पाते। इसलिए हम पूरा ना लिख करके उसके स्थान पर केवल अनुस्वार या बिंदु का प्रयोग कर लेते हैं। क्लियर है? इस नियम को उदाहरण सर। है ना, इसको अब देखते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से। जैसे देखो नहीं, ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द है नहीं, इसमें क्या होता है देखिए, क्लियर दिख रहा होगा अब? यस सर। इसमें देखो नहीं, यस सर। ये जो है जिसमें मैंने डार्क किया है, ये राइट है, सही रूप में ऐसे लिखा जाता है। लेकिन जब आप इसको लिखना चाहेंगे तो ई की मात्रा के बाद, ह के ऊपर जो बड़ी की मात्रा लगी है, इसके बाद अगर आप चंद्र बिंदु लगाना चाहेंगे तो यहाँ तो फॉन्ट है, टाइप हो रखा है, तो यहाँ तो इन्होंने छोटा सा कर दिया। लेकिन जब आप लिखोगे, जब तो आप इतना छोटा सा नहीं बना पाओगे, बनाओगे भी तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, पता नहीं चलेगा, पता चला कभी उसमें र की मात्रा लग गई, समझने वाला र की मात्रा समझ बैठा उसमें। इसीलिए इसको हम कैसे लिख देते हैं, इस प्रकार से, इसमें जो है ये, इसमें जो है ये बिंदी लगा देते हैं बस केवल, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखेंगे आप म, जो म शब्द है इसमें भी ऐसे ही होता है, ये जो म है इसमें भी, ये देखिए इसमें भी चंद्र बिंदु यही शुद्ध है, ये जो डार्क किया है मैंने ये शुद्ध है। म जब हम लिखते हैं तो ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन म के ऊपर क्या है, ऐ की मात्रा आ गई है ना। ऐ की मात्रा आने के कारण यहाँ स्पेस क्या हुआ, कम रह गया, क्योंकि दो मात्रा पहले से, एक वर्ण के ऊपर दो मात्रा पहले से लगी हुई है। अब यदि हम यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पेस कम रह जाएगा, स्थान नहीं बचेगा हमारे पास, हम इसको ठीक प्रकार से लिख नहीं पाएंगे। आप लिख कर देखेंगे अपनी कॉपी में, तब पता चलेगा आपको कि स्पेस इतना नहीं बचता है कि हम चंद्र बिंदु लगा पाए। इसलिए क्या करते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं, केवल एक बिंदु लगा देते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही यहां देखेंगे, ये गोंद और गोंद, यहां भी ऐसे ही चंद्र बिंदु। अब जब अभी आप इस पे अगर चंद्र बिंदु लगाने की कोशिश करेंगे हाथ से, तो ये जो चंद्र बिंदु है ना ऊपर का, ये कहाँ आ जाएगा, ये द के ऊपर आ जाएगा, ये आप ठीक से लगा नहीं पाएंगे, लिखने में प्रॉब्लम आएगी बहुत। अगर आप लगाने की कोशिश भी करेंगे तो बहुत समय खर्च होगा। इसलिए क्या होता है कि जहां भी ये 3 मात्राएं आ जाती हैं, है ना, ई की
ए की और ओ की, इन 3 मात्राओं के साथ में चंद्र बिंदु का प्रयोग हम नहीं करते, है ना। इनके साथ में हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं करते। क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये चीज आई समझ में ना? यस सर। काम कर लिया हम जा रहे हैं बाहर यहाँ बैठ जाऊंगा ना जाके। मान लीजिए वेट करते हैं। हाँ जी, समझ में आ रही है बात? यस सर। तो इन सभी शब्दों में जैसा हम देख रहे हैं कि शिरोरेखा से ऊपर मात्रा चिन्ह लगे हुए हैं, जैसे नहीं में, ई में, न में, आदि आदि में। तो इनमें क्या है कि जब भी हम, क्योंकि स्पेस नहीं है, इतना जगह कम रह जाएगी, इसलिए हमने यहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया, केवल हमने बिंदु का प्रयोग किया है। इन शब्दों पर जब हम अनुनासिक का चिन्ह लगा रहे हैं तो पाते हैं कि उसके लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, इसलिए इन सभी मात्राओं ई, दोनों ए और ओ के साथ में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार लगाया गया है। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। यस सर। यहां कोई दिक्कत है? अनुनासिक में कोई प्रॉब्लम है? इसमें ज्यादा समस्या नहीं है, ये इजीली पता चल जाता है और समझ में भी आसानी से आ जाता है। ठीक है, अनुनासिक में कोई दिक्कत नहीं है। अनुस्वार में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी पड़ती है इसमें, तो देखेंगे, अनुस्वार देखेंगे फिर। ठीक है, अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ है अनु प्लस स्वर, अर्थात स्वर के बाद आने वाला। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा की लिपि में अनुस्वार का चिन्ह बिंदु के रूप में विभिन्न जगहों पर प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, हमने जब अनुनासिक की बात की थी तो अनुनासिक क्या था? मुख और नासिका दोनों से उसकी उच्चारण हो रहा था, दोनों से वायु निकल रही थी। लेकिन जब अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो केवल और केवल कहां से वायु निकलती है? नाक से। नाक से। हाँ, इसमें दोनों से नहीं होती है, यही इनमें थोड़ा मूलभूत अंतर है। अब इसका प्रयोग कैसे होता है हम देखते हैं। इसका प्रयोग जो है पंचम वर्णों ग, य, ण, न, म, ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। मैंने कई बार बताया भी क्लास में, पंचमाक्षर नियम बताया था मैंने। यस सर। यस सर। फिर से बता दूंगा उसको अभी। ठीक है, तो इनके स्थान पर ये जो 5 वर्ण हैं, जो 5 वर्ग है ना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, जो ये पांचों वर्ग हैं, इन पांचों वर्गों का जो 5वां वर्ण है, कौन कौन से? ये जो डार्क हो रखे हैं ना, ग, य, ण, न और म, ये इन्हें कहा जाता है पंचमाक्षर। ठीक है, इनकी संख्या 5 है। यस सर। इनकी संख्या 5 है, इसलिए इनको पंचमाक्षर नहीं कहा जाता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने अपने वर्ग के, भाई कवर्ग में जो ये ग है, इसका स्थान कौन सा है? 5वां नंबर है इसका। चवर्ग में जो य है, इसका 5वां स्थान है ना। टवर्ग में जो ण है, इसका यस सर। 5वां, इसीलिए इनको पंचमाक्षर कहा जाता है। 5वां अक्षर प्रत्येक वर्ग का। भाई 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, कवर। है ना। इन पांचों वर्गों के ये क्या है? 5वें अक्षर हैं। ठीक है ना, क्लियर है? यस सर। अब देखिए, जैसे यहाँ देखो, इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं।
ठीक है, देखिए यहाँ है गंगा लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं गंगा? यस सर। देखिए गंगा, जो जो हम वर्ण विच्छेद करते हैं भाई, आखिर इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए वर्ण जब विच्छेद करते हैं तो वहां पर किस वर्ण का प्रयोग कहाँ हुआ है। अब देखेंगे आप, गंगा जब आप लिखते हैं तो गंगा इस प्रकार से लिखते हैं, आप लिखते हैं ना? यस सर। यस सर। लेकिन जो मूल रूप से गंगा है वो इस प्रकार से है, वो ये है। संस्कृत में आप देखेंगे तो ऐसा मिलेगा। सर मतलब कि सही कौन सा है? क्या बेटा? सर सही कौन सा है? तो हम जो लिखते हैं सही ये है, हिंदी में ओके। वो ये है गंगा। लेकिन जब हम इसका ओके सर। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे ना, तब हमें पता Yes, होना sir. चाहिए कि जो ऊपर अनुस्वार है, जो ये बिंदा है, ये किसे दर्शा रहा है? ये इस ग को, वो इसे दर्शा रहा है, ठीक है ना? ओके सर। यस सर। अब ऐसा क्यों, ये भी तो पता होना चाहिए, ऐसा क्यों भाई? इसकी पहचान कैसे करेंगे? अब देखो जैसे चंचल है ना? अब चंचल में यस सर। जो अनुस्वार है वो ये है, ये देखो, ये जो जिस पे मैंने कर्सर लगाया है ना, ये पंचमाक्षर ये है। ऐसे ही डंडा, इसमें भी गंदा, इसमें और कंपन, इसमें एक एक एग्जाम्पल पांचों का है। इसमें जो है पांचों का एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ अक्षर है ना? यस सर। तो अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो आप देखते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जहां भी अनुस्वार है ना, उसके बाद हम देखेंगे, जैसे देखो यहां समझ में आएगा आपको अच्छे से। यहाँ पर क्या है, गंदा जहां लिखा है, यहाँ पे द है, तो ग के ऊपर लगा हुआ है अनुस्वार और बाद में द है। तो ये देखना होता है कि अनुस्वार के तुरंत बाद कौन सा वर्ण है, ठीक है? अनुस्वार के तुरंत बाद, भाई पहले ग है, पहले ग आया, फिर अनुस्वार है, यस सर। फिर द है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अनुस्वार के तुरंत बाद कौन सा वर्ण आया, और जो भी वर्ण है वो वर्ण जिस भी वर्ग का है, जिस भी वर्ग का वो वर्ण है, उसी का पंचमाक्षर वो होगा। भाई देखो यहाँ पे अनुस्वार तो पांचों में है, लेकिन पांचों में क्या हो गया, चेंज हो गया ना। यहाँ पे ग हो गया, यहाँ पे य हो गया, यहाँ पे ण हो गया, यहाँ पे न हो गया, यहाँ पे म हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे ग है, ये कौन से वर्ग का है? क वर्ग का, इसलिए यहाँ पे ग हुआ। ये वर्ग का। ये च क्या है? च वर्ग का ही है, च वर्ग का। हाँ, इसलिए इसमें य हो गया। यहाँ पे ड है, ये है ट वर्ग का, इसलिए इसमें ण हो गया। यहाँ पे द है, ये कौन सा है? त वर्ग का। त वर्ग। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे त वर्ग का पंचमाक्षर न हो गया, और यहाँ पे प है, प वर्ग का पहला है, इसलिए इसमें न हो गया, ठीक है? तो ये जो पता होना चाहिए अनुस्वार जो है कैसे बदल जाता है, ठीक है? अब देखिए अनुस्वार को पंचमाक्षर में बदलने का नियम पूर्ण रूप से यहाँ समझ लेते हैं हम। अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा, अनुस्वार का चिन्ह उसी वर्ग के पंचम वर्ण का स्थान लेगा और उसी की उच्चारण ध्वनि निकालेगा, ठीक है? जहां भी अनुस्वार का चिन्ह आएगा उसके बाद भाई, जो मैंने बताया था अभी कि अनुस्वार के तुरंत बाद जो वर्ण है उसी वर्ग का पंचमाक्षर जो है अनुस्वार होगा और उसी की वो ध्वनि भी देगा। क्लियर है? पांचों वर्ग ये दे रखे हैं, वर्ग दे रखे हैं, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग और कवर्ग, पांचों वर्ग इन्होंने यहाँ दिए भी हैं, ठीक है? और उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे गंगा वहां ऊपर था, यहाँ देखेंगे अनुस्वार चिन्ह के प्रयोग के बाद क वर्ग का वर्ण ग है। देखेंगे ये भाई ग आया, यहाँ गंगा लिखा, अनुस्वार के बाद ग है, तो ये कौन से है? क वर्ग का है, ये क वर्ग का वर्ण है ग। तो ये आया ना, ये वाला यहाँ देखेंगे, ये दिख रहा है? यस सर। यस सर। अनुस्वार के तुरंत बाद ये आया है, तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या हो गया, ये अनुस्वार जो है क्या है? ग है,
ठीक, क्लियर है? यस सर। ऐसे ही चंचल में, चंचल में भी अनुस्वार के तुरंत बाद क्या है, च वर्ग का च ही है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार का क्या बना, य। ऐसे ही डंडा, डंडे में अनुस्वार का क्या बना, ण, क्योंकि वो ट वर्ग का, ये ड क्या है, ट वर्ग का है। भाई डंडे में ये जो ड आया है ये किसका है, ट वर्ग का है ना, यस सर। इसीलिए ये अनुस्वार किस में बदल गया, ण में बदल गया। ठीक है, ऐसे ही गंदा, गंदे में अनुस्वार जो है न में बदल गया, और कंपन में म में बदल गया, क्योंकि वहां पर भी क्या था, प था। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। एनी डाउट? नो सर। अब देखिए अनुस्वार के कुछ मुख्य नियम, इसके अलावा भी कुछ नियम हैं। यदि पंचम अक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचम अक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। समझ में आई बात ये? सर एक बार और बता दीजिए। हाँ, देखिए यदि पंचम अक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का, देखिए जैसे यहाँ एग्जांपल से देखेंगे आप, वांग्मय, ठीक है, यहाँ क्या हो गया, म आ गया, पंचमाक्षर स्वयं आ गया। अगर वो स्वयं आ जाएगा पांचवा अक्षर तो ये चेंजेस नहीं होंगे, या पांचों वर्ग के अलावा किसी और शब्द और भी तो हैं, अंतस्थ हैं, ऊष्म हैं, वे आ गए तब क्या होगा भाई, अभी तक तो हमने यही सुना पढ़ा ना, पंचमाक्षर में यदि आ गए तो। पंचमाक्षर में भी जैसे क वर्ग की बात करते हैं, है ना, जैसे हमने बात की यहाँ क वर्ग की, यदि क वर्ग में इनमें से चार में से कोई आएगा तो ही चेंज होगा। इन पांचों को नहीं लगाना है, पांचों को नहीं लगाना है, ग को, या को, तो मतलब अगर ये पांचवा आ गया तो चेंज नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ देखो वांग्मय, तो यहाँ क्या है, क वर्ग का अंग है और अंतिम वर्ग म, प वर्ग का आया ना, इसीलिए यहाँ पर चेंजेस नहीं हुआ। बांग में जब हम लिखते हैं तो ऐसे का ऐसे ही लगाते हैं, अनुस्वार नहीं लगाते हैं। अब देखो अन्य, भाई जहां आधा न होता है उसको भी तो अनुस्वार लिख देते हैं हम। तो वर्ग का यदि आ गया तो हम न आता है ना वहां आधा, तो उसको भी तो हम लिख देते हैं, लेकिन यहाँ अन्य देखेंगे आप, लिखा हुआ है अन्य। अब ये तो चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह किसी भी का नहीं है, ये किसी भी वर्ग का नहीं है। बिल्कुल, ये किसी भी वर्ग का नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, यह न का न ही रहा। ऐसे ही देखेंगे उन्मुख, यहाँ पे न के बाद कौन सा आ गया, म आ गया, पांचवा अक्षर स्वयं आ गया, इसलिए यहाँ चेंज नहीं हुआ। हम इनको ऐसे नहीं लिख सकते, अयम उन्मुख, इस रूप में हम इनको नहीं लिख सकते। ठीक है, अब दूसरा, ये था पहला नियम, समझ में आई ये बात? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है अभी अपने आप, एनीवन? अब देखिए पंचम वर्ण, दूसरा नियम देखेंगे, पंचम वर्ण यदि द्वित्व रूप में आए तो पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होता। द्वित्व रूप में मतलब पांचवा वर्ण दो बार आ जाए, एक बार आधा एक बार पूरा। जैसे देखेंगे प्रसन्न, यहाँ शब्द लिखा है प्रसन्न, अब यहाँ न क्या है, दो बार आ गया, एक बार आधा एक बार पूरा। तो हमने पहले ही पढ़ा था, पहले नियम में भी यही बात कही है उसने, कि यदि पांचवा ही अक्षर आ जाए तो चेंजेस नहीं होंगे, चेंज नहीं होते, है ना, या फिर पांचों वर्ग के अलावा कोई और आ जाए तब भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ भी वही बात कह रहा है ये, कि यदि दो बार एक पांचवा वर्ण ही दो बार आ जाए तब भी चेंजेस नहीं होंगे। जैसे यहाँ प्रसन्न में देख रहे हैं, अन्न में देख रहे हैं, और सम्मेलन में, तो ये क्या है, हाँ, तो ये डबल आया है और इसलिए यहाँ पे चेंजेस नहीं है। कई बार ऐसा देख कहीं कोई लिख भी देता है तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, है ना, सम्मेलन, ये गलत हो गया। क्लियर है? नंबर 3 देखेंगे, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संयुक्त वर्ण दो व्यंजनों से मिलकर बनता है। जैसे त प्लस र से त्र, ज प्लस य से ज्ञ। इसीलिए अनुस्वार के बाद संयुक्त वर्ण आने पर जिन व्यंजनों से संयुक्त वर्ण बना है उसका पहला वर्ण जिस वर्ग से जुड़ा है
उसी वर्ग के पंचम वर्ण के प्रयुक्त होगा। अर्थात जो पांचों, जो हमारे चार हैं संयुक्त है ना, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, चार हमारे संयुक्त वर्ण हैं। अब यदि यस सर। अब यहाँ पे यदि कहीं अनुस्वार का प्रयोग हो जाए तो हम क्या लिखेंगे वहां पे? तो जो भी, जैसे ये मिलके बनाए, जैसे त्र बनाए त और र से, तो हम इस त को गिनेंगे क्योंकि र तो बाद में आ रहा है ना, र तो बाद में आ रहा है, तो पहले आ रहा है, तो हम त को गिनेंगे पहले। त का जो पंचमाक्षर होगा, है ना, उसको हम लेंगे, वो अनुस्वार जो है वो होगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? सर ये पॉइंट यस सर। एक बार और बता दीजिए। ये पॉइंट देखो, ये ऐसा है, माना हमने लिखा मंत्र, देखो जैसे नीचे एग्जांपल दिया है इन्होंने, देखो मंत्र शब्द में म अनुस्वार प्लस त्र। यस सर। अब त प्लस र है, त्र में जो है, ये जो त्र है ये तो दो से मिलके बना है, त प्लस यस सर। र। र। अब त का पांचवा अक्षर कौन सा है? न। न। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, जो अनुस्वार है मंत्र का, ये जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम अनुस्वार को क्या लिखेंगे? न लिखेंगे। न। क्लियर है? यस सर। समझ में आई ये बात? यस सर। और किसी को डाउट हो तो पूछो अभी। नो वन? सर जी, थर्ड पॉइंट को एक बार और समझा दीजिए। थर्ड पॉइंट को एक बार और समझा दूं। देखिए, ये बात कर रहे हैं पंचमाक्षर नियम की, कि यदि पंचमाक्षर नियम में संयुक्त व्यंजन आ जाए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है मंत्र, ठीक है, तो अब मंत्र में हम क्या, कैसे पता लगाएं भाई? त्र जो है ये तो दो से मिलके बना है, त से और र से। तो अब हम कैसे फैसला करें, कैसे हम इसको पक्का करें कि ये जो अनुस्वार है ये कौन सा वर्ण है? अब हम त वर्ग का लें या र, जिसमें जहां आता है वहां का लें? तो हमें पहला जो भी वर्ण है संयुक्त अक्षर में, जो भी पहला वर्ण आएगा, त्र जो है त और र से मिलके बना, पहले त आता है फिर र आता है, तो ये पहला क्या आ गया? त आ गया। तो त वर्ग का ही पांचवा अक्षर होगा अनुस्वार। क्लियर है? यस सर। तो मंत्र में यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो म प्लस अ प्लस न लिखेंगे। क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अनुस्वार, चौथा, अनुस्वार के बाद यदि य, र, ल, व, श, श, स, ह हो तो अनुस्वार म के रूप में लिखा जाता है। समझ में आई बात? यस सर। यदि Yes, sir. अंतस्थ या ऊष्म आ जाए, ऊष्म व्यंजन। अनुस्वार के बाद यदि अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आ जाए, य, र, ल, व, श, स और ह, ये आ जाए, हाँ। तो जो अनुस्वार है वो म में बदल जाता है। उसको हम केवल और केवल म में लिखते हैं। जैसे शब्द दिया है इन्होंने संरक्षक, ठीक है, तो जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये अनुस्वार है, ये क्या बनेगा? म। सम प्लस रक्षक, संरक्षक, ठीक है। यस सर। जहां भी ये आ जाए अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, श, ह, यदि ये आ जाए 8, ये कौन से हैं? अंतस्थ और ऊष्म, तो अनुस्वार जो है वो म में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या है आखिर। अब देखिए, अनुनासिक क्या है? एक स्वर है, सॉरी अनुनासिक स्वर है, जबकि अनुस्वार क्या है? व्यंजन। इनके प्रयोग के कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। अगर हमने अनुस्वार की जगह अनुनासिक लगा दिया या अनुनासिक की जगह अनुस्वार लगा दिया, तो हम जो कहना चाहते हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा उसका अर्थ। ठीक है ना? जैसे इन्होंने दिया है हंस, एक जल पक्षी होता है हंस, लेकिन हमने यदि हंस पे
अनुस्वार की जगह अनुनासिक लगा दिया तो ये क्या हो गया, हंसने की एक क्रिया। ठीक है ना, क्लियर है? यस सर। यस सर। ऐसे ही अंगना, अंगना मतलब सुंदर अंगों वाली स्त्री, ठीक है, उसके लिए अंगना कहते हैं। लेकिन यदि हमने यहाँ अनुस्वार की जगह अनुनासिक लगा दिया तो क्या बन जाएगा, घर के बाहर का खुला स्थान जिसको कहते हैं अंगना, आंगन जिसको आप कहते हैं। ठीक है, स्वांग, स्वांग, स्व प्लस अंग अर्थात अपना कोई भी शरीर का अंग, उसको हम स्वांग कह सकते हैं। यदि हमने लेकिन इसकी अनुस्वार की जगह अनुनासिक लगा दिया तो क्या बन जाएगा, वो स्वांग अर्थात ढोंग। ठीक है, तो इनका प्रयोग जो है बड़े ध्यान पूर्वक करना होता है। नंबर 2 में कहते हैं ये कि अनुनासिक चंद्र बिंदु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि अनुस्वार को वर्ण में बदला जा सकता है। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो जहां अनुनासिक है, चंद्र बिंदु है, उसकी जगह पे हम कोई वर्ण नहीं लिख सकते, हमें उसके स्थान पर, जैसे हमें चांद का वो करना है, वर्ण विच्छेद करना है, तो अब हम चांद के ऊपर तो क्या है, अनुस्वार है या अनुनासिक है, अनुनासिक। अनुनासिक है। अब अनुनासिक को हम लिखेंगे क्या, चांद का कैसे करेंगे वर्ण विच्छेद हम, तो च प्लस आ, और आ के ऊपर ही चंद्र बिंदु लगाएंगे। ठीक है, ओके सर। च और प्लस आ, और आ के ऊपर ही चंद्र बिंदु लगाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं, अयोगवाह हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये क्या है, एक तरीके से कह लो विकलांग हैं, ये स्वयं नहीं चल सकते, इनको चलने के लिए किसी और की हेल्प की आवश्यकता होती है। तो हम जब चांद का वर्ण विच्छेद करेंगे तो च प्लस आ और उसी के ऊपर चंद्र बिंदु अनुनासिक लगा देंगे, अनुनासिक लगा देंगे, प्लस द प्लस अ, च और द के नीचे क्या आ जाएगा, हलंत आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। चंद्र बिंदु को हम नहीं परिवर्तित कर सकते किसी भी वर्ण में, जबकि जो अनुस्वार होता है वो क्या होता है, पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है, नौ में परिवर्तित हो जाता है ना, लेकिन यस सर। चंद्र बिंदु परिवर्तित नहीं होगा। अनुनासिका का प्रयोग केवल उन शब्दों में ही किया जा सकता है जिनकी मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर न लगी हूं। जहां भी चंद्र बिंदु आएगा वहां आएगा, जहां भी देखो जैसे मात्राएं में आया, यहाँ क्या है, ऊपर कोई मात्रा नहीं है, शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, इसलिए जो है यहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग हो गया। तो जहां भी ये जो 5 वर्ण है अ आ उ और री, यदि ये स्वर आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, चंद्र बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं, अनुनासिका का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हंस, चांद, पूंछ आदि। शिरोरेखा के ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्दों में अनुनासिका के स्थान पर अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग ही होता है, जैसे गोंद, कोंपल, जबकि अनुस्वार हर तरह की मात्राओं वाले शब्दों पर लगाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ गोंद और कोंपल में कहने के लिए तो अनुनासिक है, लेकिन यहाँ क्या है, गोंद की में ओ की मात्रा लगी है, इसलिए हमें यहाँ चंद्र बिंदु लगाने के लिए स्थान क्या पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा, स्पेस नहीं होगा इतना कि हम यहाँ चंद्र बिंदु भी लगा पाए। यदि हम कोशिश करेंगे तो द के ऊपर आ जाएगा, तब हमारा जो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा अर्थ, है ना। इसलिए हम जो है गोंद पे क्या करते हैं, अनुस्वार लगाते हैं, अनुनासिक नहीं लगाते। क्लियर है? यस सर। यस सर। यही इनमें मूलभूत अंतर होता है दोनों में। दोनों से रिलेटेड यदि किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज क्लियर कर लो अभी, क्योंकि ये टॉपिक आपका सर ये जो सर 4th पॉइंट है ना, इसको एक बार और मतलब कि दूसरे एग्जांपल के साथ समझा दीजिए। दूसरे एग्जाम्पल के साथ। यस सर। अब देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि जो ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि यदि जहां भी हमें अनुनासिक लगाना है, लेकिन अनुनासिक क्या है, 5 वर्णों के साथ लग सकता है केवल, किस किस के साथ में, अ आ उ और री। क्यों लग सकता है, क्यों लग सकता है,
क्योंकि इनकी मात्राएं कहाँ लगती हैं, या तो किसी भी वर्ण के बाद में लगती हैं या उसके पैरों में लगती हैं, उसके सर पर पैरों नहीं में। लगती है ना, उसके ऊपर नहीं लगती। लेकिन यस सर। ई की मात्रा, ई की मात्रा और ओ की मात्रा, ये जो मात्राएं ऊपर हैं लगती है। ये ऊपर लगती हैं। तो इन मात्राओं के साथ हम कभी भी चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते। ओके सर। क्लियर है? यहाँ कोपल लिखा है यस सर। तो कोपल में भी ओ की मात्रा है, तो यहाँ लगाना हमें चंद्र बिंदु ओके। था, लेकिन यहाँ इतना स्पेस ही नहीं है। स्पेस ना होने की वजह से हमने क्या किया, अनुस्वार का प्रयोग किया। अनुस्वार क्योंकि कहीं भी लगाया जा सकता है। क्लियर है? ओके सर। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। कितने लोग हैं? बस थोड़े से ही लोग हैं क्या? सर ये सेकंड वाला बता दीजिए एक बार। सेकंड वाला? सर अनुसार वर्ण में बदल सकता है कि कैसे? एक मिनट मैं जरा अटेंडेंस ले लूं, पता तो यस चले सर। कौन कौन है। ये सेकंड वाला। हेलो, यस सर। ये ना जिसको मैंने यस सर। डार्क किया है, देखिए इसमें क्या है, वो कह रहे हैं कि जो अनुनासिक है, जो चंद्र बिंदु है, उसको किसी भी वर्ण में बदला नहीं जा सकता। हम किसको बदल सकते हैं? अनुस्वार को, क्योंकि अनुस्वार क्या है, पंचमाक्षर भी है ना। यस सर। म में भी बदल जाता है, मतलब हम अनुस्वार को तो परिवर्तित कर सकते हैं। भाई न हो सकता है इसका, म हो सकता है, य हो सकता है, ङ हो सकता है। भाई पांचों वर्गों के पांचवा जो है अंतिम, वो हो सकता है ना, कोई भी। यस सर। लेकिन जो चंद्र बिंदु है ये तो नहीं बदल सकता। जो अनुनासिक है ये थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। इसे किसी वर्ण में थोड़ी लिख सकते हैं। इसका तो चंद्र बिंदु का चंद्र बिंदु ही रहेगा। जैसे मैंने बताया था, यदि हम ये हंस का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ह प्लस अ, और अ के ऊपर ही चंद्र बिंदु आ जाएगा। अनुनासिक जो है उसके ऊपर ही आ जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। इसे किसी उसमें नहीं लिख सकते, हम वर्ण में नहीं लिख सकते। क्लियर है ना? यस सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। नहीं है। किसी को नहीं है? नहीं। चलिए तो फिर हम मिलते हैं फिर कल। अब तो फिर कल ही होगी ना? यस यस सर। सर। चलो फिर कल मिलते हैं। ओके, बाय। बाय बाय सर। सर। बाय सर।